अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुशामदीद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। आप सबको ईद मुबारक। आज करंट अफेयर्स पे, सियासत पे, पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी। हो सकता है मामूली सी हो जाए, लेकिन फोकस हमारा उस पर नहीं होगा। आज हम खुशियाँ बांटेंगे और हमारे साथ एक जो सेलिब्रिटी हैं, वो शायर भी हैं, उनकी आपसे मुलाकात कराएंगे। वो सिंगर भी हैं, वो सियासतदान भी हैं। फ़िलहाल मेरे ख्याल से उन्होंने पॉज़ दिया हुआ है सियासत को। इसके साथ साथ उनके बारे में शेक्सपियर ने कहा था। अब आप सोच रहे होंगे शेक्सपियर साहब ने उनके बारे में कैसे कुछ कह दिया। उन्होंने कहा था कि वो एक एक्टर भी हैं। और वो कैसे कहा था? वो ऐसे कहा था कि शेक्सपियर साहब ने तो कहा था ना कि दुनिया एक स्टेज है और इसमें बसने वाला हर एक शख्स कोई ना कोई किरदार अदा करता है। तो वो भी एक किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आज जो सेलिब्रिटी मौजूद हैं, जो 90s के बच्चे हैं, मिड 90s के, वो उस ज़माने में उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, आज भी फ़ैन हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन माशाल्लाह ये जो हमारे आज के मेहमान हैं, ये वैसे के वैसे ही दिखते हैं जैसे तब दिखते थे। अबरारुल हक साहब। अबरार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। ईद तो मेरी आपने बना दी है कॉम्प्लीमेंट दे के, और इस स्टेज में चाहिए भी होता है कि अब भी वैसे ही देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए ना कि अपने आप को मेंटेन कैसे रखा हुआ है आपने? जो क्रीम आप लगाते हैं मैं वो खाता हूँ। अच्छा अबरार भी, सबसे पहले चले जाते हैं आपके बचपन से भी पहले आपकी पैदाइश पे। अच्छा, कहीं पे हमने पढ़ा आप पैदाइश के थोड़ी नारोवाल देर में पैदा बाद आ हुए कि जाऊँ, पैदाइश पे जरूर जाना चाहिए। कहीं पे हमने सुना कि आप फैसलाबाद की आपकी पैदाइश है। ऐसे ही तो फैसलाबाद में आप पैदा हुए नारोवाल? फादर सिविल सर्विसेज में थे। अच्छा। और फिर जहाँ जहाँ जाते थे बच्चे साथ होते थे। उन दिनों फैसलाबाद में थे, तो आई वॉज बॉर्न इन फैसलाबाद, ब्रॉट अप इन गुजरात एंड इस्लामाबाद। फिर हम और लाहौर आ रावलपिंडी गए। भी? रावलपिंडी ऑफ कोर्स। और फिर लाहौर आ गए। नारोवाल हम कभी रहे नहीं। अच्छा, रही लेकिन नहीं है। आबाई गांव हमारा ज़ाहिर है वहाँ पे है। चाचा इलेक्शन वहाँ से लड़ते थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सारा ज़मीन वगैरह, तो इसलिए नारोवाल का भी जिक्र बार बार आता है। अच्छा, पिंडी में आपने सर सैयद कॉलेज से भी पढ़ाई की है, तो वो तो ना प्रॉपर टिपिकल पिंडी बॉयज़ वाला स्कूल पिंडी है, बॉयज़ ऐसे ही है? ऐसे ही है जी, बिल्कुल। तो आप पे कोई पिंडी बॉयज़ का कोई असरात को मुरतब हुए कोई? कोई ख़ास नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छा टाइम वो सर सैयद कॉलेज थोड़ा सा मम्मी डैडी वाला कॉलेज टाइप था। और मुझे याद है हमारा तकरीरी मुकाबला हुआ, तो उसमें मुझे शौक़ था, हमेशा मैं पार्टिसिपेट किया करता था। तो प्रिंसिपल भी बैठे थे, उनको कोई बात नहीं कर सकता था। और डिफरेंट कॉलेजेस में यूनिफॉर्म्स नहीं होते थे, तो हमारा यूनिफॉर्म भी था। तो मैंने एक जुमला बोला, मैंने कहा सर सैयद कॉलेज के बच्चे इंशाल्लाह जन्नत में जब जाएंगे तो फरिश्ते बड़े हैरान होंगे कि जन्नत में भी ये जो है ये यूनिफॉर्म पहन कर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर सब लोग बड़ा हंसे। तो वो एक अच्छा माहौल था, स्कूल टाइप माहौल था, जिसमें जलील आली साहब हमारे उस्ताद थे, और भी बड़ी फेमस शख्सियात जो बाद में पॉलिटिक्स में भी अपना किरदार अदा करती रही, उनसे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। उसके बाद फिर आपने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। अल्लाह ताला। अच्छा, उस आला तालीम के दौरान आपके अक्सर इंटरव्यूज़ में भट्टी साहब का बड़ा जिक्र होता है। हाँ, मैं भी सोच रहा था आप भी भट्टी है। तो वो फिर मैं अपने आप को रिलेट भी करता था, अक्सर मेरे दोस्त भी मुझे रिलेट करा देते थे। वो भट्टी साहब के बारे में कुछ बताएं, लेकिन फिर आगे हम मज़ीद वो बढ़ते हुए। भट्टी साहब और आप ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा। वो भट्टी साहब भट्टी साहब टिपिकल से थे ज़रा वो, लेकिन वो अब आई डोंट नो आप दोनों में से असल भट्टी लेकिन आई एम श्योर यकीनन दोनों असल भट्टी हैं, लेकिन अपनी अपनी वो होती है। और वो ज़रा तगड़े थे, मोटे थे, गर्दन उनकी काफ़ी चौड़ी सी थी, बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूँ गर्दन थी नहीं। अच्छा। गर्दन की जगह एक बल का निशान था। तो बड़े दबंग किस्म के, मतलब 4-6 बंदे मारे हुए हैं, 4-6 अपने मरे हुए हैं। एक दफ़ा मुझे उनका फ़ोन आया, मैं कहा भट्टी साहब कित्थे हो? द ब्रदर फ़िलहाल तो मैं मफरूर हाँ। तो मैं क्या यार तुसी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ क्यों करते हो कि मफरूर होना पवे? तो कहता चलिया मफरूरी भी दरअसल हिजरत ਇਹਦਾ भी सवाब मिलता। अच्छा। अच्छा, जब आपने इनका तज़किरा शुरू किया था तो एक परसेप्शन ये भी आती थी कि शायद आपने खुद से, ये ना एक सेल्फ क्रिएटेड कैरेक्टर है, बट ही डज एग्जिस्ट, भट्टी साहब हैं। और उन्होंने वैसे कॉपीराइट्स आपको दिए हुए हैं कि आप शेयर कर सकते हैं मेरी नहीं, उसको बेचारे को ना बुरा लगता है कभी कभी। एक दिन मुझे फ़ोन आया, बिस्मिल्लाह सुने भाई फिर कैनेडा तो हो गया? मैं क्या हाँ, मैं कैनेडा गया सा। कहता उत्थे तुहाडे शो च मेरा पांजा भी गया सी,
ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ फ़ोन आया कहता है जमील मामू अबरार अंकल इधर आए हुए थे कनाडा शो करके गए हैं स्टेज पे चढ़ के आपकी बड़ी बेइज्जती कर गए उसका जिक्र हुआ होगा तो उनको तो आपने फेमस कर दिया है। वैसे वो भट्टी साहब करते आप क्या होते यकीन किधर करें जनरल मुशर्रफ मुझसे कहा करते थे अबरार वो क्या क्या हाल है तुम्हारे दोस्त का भट्टी का तो मैंने उसको कहा मैंने कहा अल्लाह के बंदे तुझे सदर तेरा पूछ रहा था यार और क्या तुम्हें अच्छा चाहिए? वैसे देखिए जो मैंने शेक्सपियर वाली बात की है वो बड़ी अच्छी रिलेट नहीं की, आप एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं यार हम सब पैरोडी तो कमाल की आप करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मुशर्रफ साहब आ गए हैं, है ना अल्लाह जन्नत नसीब करे। अच्छा अब ये बताइए कि एचिसन में पढ़ाना दूर की बात है, बच्चे पढ़ने के लिए बड़ी बात होती है, किसी बच्चे का एडमिशन हमारे ऐसे नालायक स्टूडेंट्स का तो हो ही नहीं सकता। तो आप वहाँ पढ़ाने के लिए जब चले गए, कैसे गए, कोई प्लान था, सोच थी? होता है ना कि आपका सोच होती है कि जी मैं बड़ा होकर प्रोफेसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर इत्तेफाक से ही अक्सर पाकिस्तान में ज़्यादातर नौजवान तो इत्तेफाक से करियर ऑनेस्टली स्पीकिंग इत्तेफाक ही हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़ाने के शोबे को जितनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। हालांकि जितने भी अजीम लोग हैं उनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी कि उनको असातिज़ा कराम बहुत अच्छे मिले। वो समझ लें उनकी जब तरबियत करते हैं तालीम देने के साथ साथ वो असल में आपका किरदार अदा वो करती है कि आपको इतना इंस्पायर कर देते हैं, इन्विगरेट कर देते हैं, चीज़ों में नॉलेज में इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि आप फिर परफॉर्म करने के लिए आमादा होते हैं और फिर सिर्फ आप लिखने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं अमल वाले स्टूडेंट बनते हैं। सो ये उस्ताद का बहुत बड़ा किरदार होता है, अगरचे मैं भी उस्ताद बनना नहीं चाहता था ऑनेस्टली, बिकॉज हम भी अपने माशरे को फॉलो कर रहे थे और वालिद साहब ने कहा हुआ था CSP ऑफिसर बनना है क्योंकि उसकी जनाब बड़ी है वो। मेरा ध्यान कहीं और जब भी मैं आपने नहीं ना वो तैयारी कर रहा था मैं मास्टर्स के बाद, लॉ भी मैंने पढ़ लिया, एक इंटरनेशनल लॉ था सब्जेक्ट मेरे 2-4 और भी इस तरह के। तो जब भी पढ़ने बैठता था तो कोई ना कोई गाना ज़हन में आने लग जाता था। तो यू नो आई फॉलोड माई हार्ट। और ये जो बिल्लो दे घर बना उन दिनों सख्त तैयारी चल रही, और आपको पता है जब आप ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। अच्छा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना। कथा कलामी लिए माजरत, आपने 96 में एचिसन ज्वाइन किया था और आपकी एल्बम 95 में आ चुकी थी, ऐसा ही है? नहीं HSN में ज्वाइन कर चुका था। अच्छा हाँ, लेकिन ये गाना उससे भी पहले का मेरे दिल में बना हुआ था, जहन में। ठीक है। और फिर HSN में आ गया और उस वक्त जहन में चलता रहता था और मैं रिकॉर्ड भी एक दफ़ा कराया, अच्छा नहीं हुआ, फिर दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कराया तो अच्छा रिकॉर्ड हो गया। फिर गर्मियों की छुट्टियां हो गई, छुट्टियों में फिर रिलीज़ कर दिया। अब जब रिलीज़ हुआ तो छुट्टियों के बाद स्कूल तो जाना था वापस, तो जब गए तो फिर बच्चों का एक अजीब सा एक मिक्स्ड सा जो है वो देखने में आया कि हमारे सर जो हैं उन्होंने और उससे पहले मुस्टैश थी स्कूल छोड़ने से पहले, अच्छा, मतलब जब ये पहले भी थी मुझे? हाँ मुझे थी, दाढ़ी नहीं थी। HSN जब मैं सिर्फ पढ़ा रहा था पहले, तो जब ये गाना आया तो उससे प्रोड्यूसर ने कहा मुझे तो आपको साफ़ करानी पड़ेंगी। तो खैर वो अंदर से एक चिकना सा बच्चा निकला उस ज़माने में, तो खैर वो डिफरेंट सा था। तो बच्चों ने कहा कि ये तो हमारे सर जो हैं ये हमारे जैसे ही हैं, बिल्लो दे घर से आ रहे हैं। तो खैर मुझे थोड़ी सी इन्फोर्स करनी पड़ी अपनी जो उनके ऊपर अथॉरिटी थी, और डिसिप्लिन पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। साथ मेरी कोशिश ये रही है पढ़ाते वक्त, जैसे आपने कहा वो भी एक स्टेज होता है, स्टेज जिस पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बच्चों के सामने ना आपने कैरेक्टर शो भी करना है, उनको बिल्ड भी करना है, उनको उनके साथ बॉन्डिंग भी रखनी है, उनके साथ शुगल मजाक मोहब्बत वो भी रखना है, और बीइंग अ टीचर एक रोब और ग्रेस भी रखनी है, उनको इज्जत भी देनी है। और फिर ये आपने फैसला करना है कि आप कई टीचर चीखते रहते हैं, बच्चे नहीं सुनते, बाय द वे माँ बाप के साथ भी ऐसा होता है। ये आपको इस तरह करना चाहिए कि पहले उनको ज़्यादा इज्जत दें, फिर जब वो कोई शरारत करें तो वो इज़्ज़त में से जो दी है आपने थोड़ी सी वापस ले लें तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो मयार आपने सेट करना है कि डांट का मयार क्या होना चाहिए। तो मुझे याद है मेरा मैक्सिमम जो सज़ा मैंने बच्चों को दी है वो ये है कि आप पीछे जाके दीवार के साथ लग के खड़े हो जाएं, और वो उनके लिए ऐसे ही थे जैसे वो बहुत बड़ी सज़ा उनको मिली है। तो खैर उनकी तरबियत, हमारे वाले साहब हमेशा कहा करते थे इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो ये उनको बातें बताना, फिर
कोशिश करना कि उनके सामने उसको डिस्प्ले भी जिस तो कदर फिर मुमकिन आपने हो। उसको कैरी ऑन कितना अर्सा किया, क्विट क्यों किया? मैंने तकरीबन और फिर साल सबसे डेढ़ पहले तो साल बताइए ना कि घर से क्या रिएक्शन आया? आपके वालिद साहब ने ये नहीं कहा कि बेटा जी आप तो एचईसन में पढ़ाते थे, ये अचानक से असल ये में ना वाले साहब तो बिल्लो कहाँ से वो आ ये गए? समझ रहे थे कि ये एक समझ लें कि थोड़ी देर के लिए एक जजीरा सा है एचएसएन, इसके बाद सीएसएस करेगा और हम सब एक महज़ब बेरोज़गार की तरह सीएसएस की तैयारी करते हैं। तो आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल। बहुत सारे लोग हमारे कर भी गए जिनके साथ हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये म्यूज़िक से इतनी बड़ी एक किक मिलेगी कि जिससे पूरी दुनिया को एक तो घूमने फिरने का मौका और फिर ऐसा प्रोफाइल मिल जाएगा कि इसमें नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी बट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो प्रोफाइल। तो फिर उसके बाद वालदा चली गई 4 फरवरी 96 को। अच्छा। तो दैट इज़ व्हेन आई वाज डिप्रेस्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर फैसला किया हॉस्पिटल बनाना, तो फिर म्यूज़िक में रहना मजबूरी भी बन गया कि अब तो इसको करना है, लेके चलना है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टक टू म्यूज़िक। सारा फॉर लाइफ मोटिवेशन थी आपके म्यूज़िक के करियर के पीछे कैरी ऑन करने के लिए मेनली? जी हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसमें आप जैसे ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी फेम को यूटिलाइज़ करके फंड रेजिंग भी कर सकते थे। कोक का मैं 6 साल एम्बेसडर रहा और हर साल तकरीबन 4 करोड़, तो 24 करोड़, तो यही उस ज़माने में करोड़ भी ऐसे था जैसे आज अरब है। तो वो सारा मैं हॉस्पिटल की ज़मीन ख़रीद, मुझे गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं दी। उन्होंने कहा हम एक को पहले दे के पछता रहे हैं और दूसरा आ गया ज़मीन मारने के लिए। अच्छा, उस पे भी हम डिटेल में आएंगे। फेम का भी जिक्र हो रहा है, तो अक्सर जब भी हम खास तौर पे वन ऑन वन इंटरव्यू सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ करते हैं तो मैं सवाल अमूमन ये करता हूँ कि व्हाट वाज दैट स्पेसिफिक मोमेंट जहाँ पे आपने खुद से रियलाइज़ किया कि यस आई एम अ स्टार नाउ? किसने देखा, किसने ऑटोग्राफ मांगा, कहाँ पे आप गए, आपको अटेंशन मिली? छोटे छोटे वाक़यात होते हैं। पहले जब गाना आया तो हर जगह बज रहा था, तो मैं म्यूज़िक सेंटर गया, मैंने कहा यार एल्बम कैसी जा रही है? तो वो उसने तो मुझे पकड़ लिया कि आपकी एल्बम इतनी कम आ रही है, वो तो एकदम से निकल जाती है, उनसे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करें, इसका काउंटरफीट बनना शुरू हो जाएगा, ब्ला 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 ब्ला। खैर मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़्यादा बिक रही है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने पहचाना शुरू। जब पहला मुझे लगा वो बैंक बंद हो गया था, तो मैं कोई 2-4 मिनट लेट पहुंचा था। अच्छा। तो मैंने नॉक किया ऐसे, तो जो चौकीदार नहीं होता दूर से कहता चल चलो चलो टाइम गुजर गया है। तो वो एक पीछे से बंदा भागता आया, खोलो खोलो खोलो। तो उसने कहा ओए क्या हाल है इमरान साहब? तो उधर मुझे फील हुआ कि इसने मुझे क्या बात, पहचान स्टार लिया बन है। गए। लेकिन जो एक वाओ फैक्टर वाली फीलिंग्स थी ना, वो मैनचेस्टर में आई। वो याद है कि जिसमें यंग लोग थे, लड़कियां लड़के, किस सन की बात है? एंड दे वर क्राइंग 96 में। अच्छा। मैंने एक टूर किया था, वर्ल्ड टूर बिलो 96 के नाम से। अच्छा। तो उसमें मैनचेस्टर में जो थे ना, दे वर लिटरली क्राइंग। तो मैं अजीब सा हो गया कि ये क्या हो रहा है स्टेज पे। तो वो सब खड़े थे और वो हाथ लगाना चाह रहे थे पाँव को, वो स्टेज इतना ऊंचा नहीं था। तो वो उस वक्त मुझे फील हुआ कि एक स्टारडम भी कुछ होती है। तो ये आपको किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप कब से कहना शुरू हुआ? मीडिया पता नहीं, बीच में से रिपोर्ट खुद ही किसने एक किया, अखबार किसने वालों ने और इधर उधर, क्योंकि वो भंगड़ा बहुत होता था और वो 60 मिलियन कॉपीज़ बिकी उसकी, सीडीज़ की और कैसेट्स। अब ये 60 मिलियन व्यूज़ नहीं है, ये हार्ड कॉपी है, यानी एक कैसेट अगर किसी ने 100 दफ़ा भी सुनी है तो ये 6 अरब बनता है कि 6 अरब दफ़ा उसको। तो खैर वो एक बहुत बड़ा एक उस ज़माने में हर जगह डिस्कस भी हो रहा था और वो फुल टाइम वायरल एक चीज़ चल रही थी। तो उस दौरान ही किसी ने कह दिया होगा कि किंग ऑफ पाकिस्तानी भंगड़ा पॉप। और ये पापा। अच्छा, अब उस पे चले जाते हैं, आपका सोशल वर्क। वही वाली बात दोबारा से कि अगेन कोई ना कोई मोटिवेशन की वजह होती है, कोई रीज़न होती है, कोई स्टोरी होती है। वो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ फेस बिहाइंड अ केस। शेख साहब का बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, वो अक्सर बोलते हैं। वो क्या मोटिवेशन थी, क्या सोच थी, क्या सोचा? ये कहना बड़ा आसान है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चैरिटी वर्क है, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपने कॉन्सर्ट्स कर लिए, आपकी रेपुटेशन होती है, आपने किसी से कह दिया, डोनेशन मिल गई, ट्रस्ट भी होता है कि यार सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं। बट हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट सबसे आपके फर्स्ट स्टेप से लेके और इस हॉस्पिटल को बनाना? एक चीज़ तो सारे मान लें कि जब तक आपके अंदर वो इंसान नहीं है ना, जो वाकई एक चैरिटी पे यकीन रखता है, इंसानियत से प्यार करता है, आप ये काम नहीं कर सकते। आप जितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपके पास जितना भी पैसा है, आपका दिल ही नहीं करेगा आप उकता जाओगे
क्योंकि इसमें आपको बातें भी सुननी पड़ती हैं, आप काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कोई नहीं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। कभी आप इंसान को खुश नहीं कर सकते, याद रखें। आपने इसका अजर सिर्फ अल्लाह ही से लेना है। हम सोने के बन के दिखा दें लोगों को, पैसे मिल जाते हैं लेकिन वो पैसे आपको सबसे पहले तो आपको खुद लगाने पड़ते हैं। अब देखो ना, जो मैं कह रहा हूँ, मुझे शुरू में तो मैंने किसी से फंड रेजिंग नहीं की, खुद लगाया, इसलिए कि मेरा बिलीव था। सबसे पहले तो मैंने किया क्यों कि मेरे जहन में दो चेहरे थे। सबसे पहला चेहरा तो मेरी माँ का, जो चली गई और मैं शदीद डिप्रेशन में था। मुझे लग रहा था अब ज़िंदगी है ही नहीं, माँ के बगैर क्या ज़िंदगी है। तो मुझे ज़िंदगी में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो अब ये था कि चलो अपने गम को कम कैसे करें, टारगेट ये था। आप ये काम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, ये ना सोचें कि लोग, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन आप खुश नहीं कर सकते किसी को। देखो, हम फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं ना किसी का, बाहर जाके कह देता है 36,000 रुपया लग गया अपनी इज्जत बनाने के लिए। बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी ने आपके लिए इतनी मेहनत करके दुनिया भर से जाके वो, या कोई एकदम उठ के इल्ज़ाम लगा देगा, तो वो फिर बंदा कहता नहीं, इंसान से नहीं लेना कुछ। ये अपने वालिदैन की जन्नत है, उनसे अल्लाह के लिए, अल्लाह से जन्नत लेंगे, अपने लिए अजर लेंगे आखिरत में। ठीक है नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी, हमारे साथ मौजूद हैं अबरारुल हक साहब, और ईद की भी गपशप होगी यकीनी तौर पे। इनसे हम ये भी पूछेंगे कि कुर्बानी पे ये क्या पसंद करते हैं, ये दुम्बा कुर्बान करते हैं, ये वेड़ा लेके आते हैं या बकरा लेके आते हैं, और ख़ुद भी जाते हैं मंडी में कि नहीं, क्योंकि जो सेलिब्रिटी, जो स्टार्स के बारे में हमें ऐसे लगता है कि शायद उनके घर खुद से चल के बैल, दुम्बा, बकरा आ जाता होगा ये खुद से मंडी में नहीं जाते होंगे। तो पहले चले इसी पे जिक्र कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं आपसे। अबरार भी खुद कभी गए हैं मंडी में कोई वेड़ा शेड़ा लेने के लिए? हाँ, मोस्टली मैं खुद ही जाता हूँ। अच्छा। और ये हमारे घर की एक रिवायत है कि हमारे वालिद साहब हमें लेकर जाते थे साथ। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे को लेके जाऊँ, और मास्क वगैरह हम ज़रूर पहन लेते हैं। अच्छा। हाँ, और मंडी में जाके हम मुख्तलिफ चेक कर रहे होते हैं। पिछले साल आप खुद से गए थे? बिल्कुल खुद से गया था, खुद से गया था। तो आपको पता है ना कि दोंदा क्या होता है और चोगा क्या जी होता जी है? बिल्कुल पता जी, ज़मींदार लोग हैं तो जब आप ज़मींदार फैमिली से होते हैं, बैकग्राउंड आपका रूरल एरिया से होता है, गांव से होता है, पिंड से होता है, बरादरी सिस्टम है, वहाँ पे तो बहुत ही सख्ती होती है। और आजकल तो फिर भी ये एक्सेप्टेंस है बच्चों के लिए, पेरेंट्स थोड़ा सा उनको स्पेस दे देते हैं कि एंटरटेनमेंट में जाना है, गाने गाने हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, उस वक्त जिस दौर में आपने ये फैसला किया था, तो कोई रेजिस्टेंस खास वाकई में नहीं आई थी? वाकई में आपके अब्बा जी ने सोचा था कि यार बस मेरा बेटे ने थोड़ा सा हो सकता है शौक है पूरा करके, तो उसके बाद ये करके चला? मैंने बड़ा पॉलिटिकली गेम किया है ना सारी। अच्छा। मैंने उसमें, मुझे पता था कि जो हमारी बरादरी, जट बरादरी है, इन्होंने इतराज़ करना है। मैं कहना इन्होंने खुश कर दो, जट चढ़िया कचहरी बल्ले भी बल्ले। नहीं सीरियसली? हाँ, वो इन्ने च राजी हो थीम ये थी? हाँ, जो होया ना कोई जज को फैसला कचहरी आपे ला ली जट ने। मैं कहा भंगड़े पाओ तुसी, वो ना जट्टां फलाना, इन्नी सारी गल सी। बीच में नच मजाजन भी चल गया, असां तेरी गल करनी डैडी नाल, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लै, तो सारा कुछ चलता रहा। तो जो बुजुर्ग थे उनको मैंने वैसे ही बीच में अपने गीतों के शामिल कर लिया। जो बाबे ने बिलो दे वल तकिया, मुछा वट के ते थोड़ा थोड़ा हस्या, ते नाले कीता खाऊं खाऊं, ओदे दिल दियां टलियां वजियां नहीं बिलो तेरी टोर वेख के। तो बाबों की रिप्रेजेंटेशन भी होगी बीच में। अच्छा, ये सियासत का आंसर बहुत पुराने है, बहुत पुराने है। तो ये आया जो ये अपेरेंटली जो बाहर आया है वो बड़े अरसे बाद आया अभी बातों में ही आ गया और फिर उसके बाद दोबारा से डोरमेंट भी हो गया। लेकिन मेरे चचा की सियासत ना, मेरे एक दिन चचा कहते हैं मेरी सियासत का बेड़ा गर्क कर देता तू। लोग की मैनू कहते ने थोड़ा मुंडा मरासी हो गया, और साथ ना ऐसे कशवश भी लगाते थे बड़े। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनके बेटे ने भी उसमें आ गया ना, म्यूजिक में। अच्छा। तो और ये आपके सगे चचा थे? मेरे सगे चचा। अच्छा। वही जो पॉलिटिशियन थे। अच्छा। तो एक दिन चचा बैठे मिल गए मुझे, मैंने, अब वो भी पूरे पूरे दिनों के पॉलिटिशियन थे। अब मेरा सवाल सुनिएगा और उनका जवाब सुनिएगा। मैं कहा चाचा जी तुसी बड़ा कहंदे सो मैनू कि तू सियासत चाह के मेरी अपना म्यूजिक के चाह के मेरी सियासत का बेड़ा गर्क कर देता है, तो हुण जवाब दे बारे च की ख्याल है? वो भी तो आ गया ना। तो कश लगा के कहते हैं आई हैव चेंज्ड माई माइंड मैंने कहा वाह कमाल है। अच्छा, अभी वो मूछे से मेरे जहन में आ गया कि ये भी सवाल था कि मैं आपसे पूछूंगा।
कि क्लीन शेव से पहले आपकी मूछें थी जब आप HSM में पढ़ाते थे, उसके बाद अब क्लीन शेव आपने कर ली, उसके बाद दोबारा से मूछें आ गई, मूछें सियासत की वजह से आई थी नहीं, वैसे ही चेंज या फिर आप करने का दिखते इतने यंग हैं, आपने सोचा कि यार मैं थोड़ी सी मैच्योर लुक्स के लिए मूछें बढ़ा लूँ, मुझे दाढ़ी मुझे बढ़ अच्छी जाए। लगी, मैच्योर लुक मुझे ठीक लगी थी। एक तो दाढ़ी जो होती है ना, ये वैसे ही नेचुरल कॉन्टूरिंग होती है मर्द की। आपने नोट किया होगा, ख़वातीन या मर्द जो चौड़े मुंह वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी यहाँ से कॉन्टूर करके, चिजल जॉ लाइन के लिए। है ना, अल्लाह आपका भला करे, जॉ लाइन, यू सेड इट। तो उसके लिए, और ये तो एक नेचुरल जॉ लाइन आपकी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये सुन्नत समझ के मैंने रखी है अच्छा, कि अल्लाह करे कि इसका मुझे अजर भी मिले। नियत ये थी। तो अब सेलिब्रिटी बनने के बाद, अब तो आप बहुत पहले से बन गए ना, बहुत ही पहले बन गए। खैर अब तो आपको वो याद भी नहीं होगा वो प्रॉपरली कि कितनी कितनी ईदें कैसे कैसे गुजरी। तो कुछ चेंज आता है, आम आदमी की ईद में और एक सेलिब्रिटी स्टार की ईद में कुछ डिफरेंस होता है? ये वैसे आप वो हम्बल सा जवाब ना दीजिएगा कि नहीं कोई भी नहीं होता। देखिए, अब थोड़ी बदल जाती है ना वक्त के साथ वैसे भी, कि आप हम ईद पे चूँकि सहारा भी काम कर रहा होता है तो एक वो वाला एंगल आ जाता है, बिज़ी होने के एतबार से देखें तो बहुत सारे लोग बकरा बुक कराते हैं, और फिर खैर वो हमारी वो टीम है वो लेके आ जाती है, उसमें हमारी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती, मगर गोश्त की तकसीम और फ़ौरन टाइम पे तकसीम, क्योंकि ख़राब हो जाता है, पेरिशेबल आइटम है, तो उस हवाले से थोड़ा सा वो होता है जहन में। फिर बाकी तो ईद का दिन वही होता है, खुश होता है घर में, ईद गुजारें और टिपिकल कलेजी बन के सुबह, और फिर जो हमने शॉपिंग की होती है, यानी मेरी कोशिश होती है अब एक मैं दुम्बा ज़रूर साथ में लेके आता हूँ, एक आध बकरा होता है। और इसका मतलब आपको लम भी पसंद होगी फिर, हाँ, मुझे वो दुम्बे वाला वो जो चर्बी होती है। एग्जैक्टली बहुत मुझे वो पसंद है। अगर से मुझे कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा मेरा हाई होता है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है उन दिनों, लेकिन साथ हम उसमें सहारा में भी कुछ पैसे डाल देते हैं, वो जो तकसीम होना होता है, तो वो समझ लें कि वैड़ी या जो भी उसमें वैड़ा उस वो हो गया, और फिर बकरा और दुम्बा तो ज़रूर होता है। ज़रूर होता है। अच्छा अब्रार साहब, हर शख्स एक जैसा नहीं होता ऑब्वियसली, हर इंसान की अप्रोच डिफरेंट होती है, नेचर डिफरेंट होती है, और हालात भी एक जैसे नहीं रहते। तो ये बताइएगा कि जब आप एक सर्टेन स्टेज पे फेम हासिल कर लेते हैं, पहुंच जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आपके पास शोहरत भी आती है, दौलत भी आती है, इज़्ज़त भी आती है, मकाम एक मिल जाता है, तो क्या जो अपने पुराने वक्तों के साथी होते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते हैं? और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? और जो सेलिब्रिटीज़ बन के उनसे दूरी अपना लेते हैं, वो क्यों अपनाते हैं? इज़ इट नेचुरल, या फिर उनको ऐसे महसूस होता है कि शायद ये बड़े आदमी बन गए हैं, हमें कहाँ पहचानेंगे या हमें कहाँ वक्त देंगे? एक तो ये आपकी फिनोमेना मजबूरी, है क्या? एक तो आपकी मजबूरी होती है कि आप बिज़ी होते हैं, बिज़ी होते हैं, आप इंटरनेशनल टूर्स कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में भी होते हैं तो बिज़ी होते हैं, तो आप वो टाइम नहीं दे पाते जो दोस्ती में चाहिए होता है। दोस्ती में आपको टाइम देना पड़ता है ना, तो नेचुरली आपकी वो तो उस बात में हकीकत है कि आप वो ध्यान वो टाइम उस तरह से अपने दोस्तों को नहीं दे पाते। लेकिन ऑफ एंड ऑन मुलाकात तो होती रहती है। फिर आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं, और कई वो आपके होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, दोस्त काम होते हैं, मगर आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, और वो मिलते हैं देर के बाद। तो वो एक दिन एक मुझे मिला उस दिन, तो कहता है आपने मुझे पहचाना? तो फिर मुझे गाली देनी पड़ी उसको, जिसके बाद वो फिर बहुत खुश हुआ, उससे फिर हग करके कि मेरा दोस्त मुझे भूला नहीं है। हाँ। तो थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी भी होती है ना कई दफ़ा आपको, तो अपने दोस्तों को इस तरह से मिलना चाहिए कि उनको कभी भी एहसास ना हो कभी के वो कि वक्त या दूर रहने से आपकी मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती। उसी तरह से मिलते हैं हम लोग। पिछले दिनों अभी हमारी सारी निप्सोनियंस की जो हमारा बैच था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, वो इकट्ठे हुए थे हम, और बिल्कुल मुझे तो आप सेलिब्रिटी की बात करें तो मुझे याद भी नहीं होता कि कोई मैं इस तरह से। आप दोस्ती को डिफाइन कैसे करते हैं? एक अच्छा दोस्त क्या होता है? कौन होता है? और आपसे अगर मैं पूछूं आपके अच्छे और करीबी दोस्त कितने हैं?
देखिए भट्टी साहब तो हैं मेरे ख्याल से। अच्छा दोस्त मैं समझता हूँ वो होता है जो आपको आपकी अच्छाइयों बुराइयों समेत एक्सेप्ट कर लेता है और आप एक दूसरे को अंदर तक जानते हैं और आप एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, अच्छे बुरे वक्त में काम आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। ये मेरे नज़दीक एक अच्छी अच्छे दोस्त की की डेफिनेशन है। बिल्कुल। अच्छा, नईम बुखारी साहब ने एक दफ़ा इसी सवाल पे एक जवाब दिया था दोस्ती के हवाले से, कि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था वो भी। उन्होंने कहा कि यार दोस्त वो होता है जिससे आपका चाहे 4 साल 5 साल 6 साल रब्ता ना हो, लेकिन जब 6 साल बाद भी रब्ता हो और उसके बाद फिर आप 4-5 घंटे या 6 घंटे भी बैठ के गपशप लगाते रहें और आपको अंदाज़ा ना हो कि आपके 6 घंटे भी गुजर गए और वही बेतकल्लुफ़ी हो जो 6 साल पहले मुलाकात में थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से मुझे कॉल करेगा तो हम बाज़ का ऐसा होता था कि हमारे पास कोई बात भी नहीं करने की, तो आप हैरान होंगे और कि वो साउंड्स में हम बात करते थे, यानी कोई बात नहीं करने का मूड। तो उसने मुझे कॉल किया और उसने कहा टूट और मैंने वो सुन लिया, मैंने कहा टूट टूट। अच्छा अब आगे उसने थोड़ी देर के बाद फिर उसने ऐसे कर दिया, तो मैंने भी कर दिया, कोई बात नहीं हो रही और यकीन करें पूरी कॉल और ये कब की और बात फ़ोन है? बंद हो गया। मतलब ये था कि एक बगैर गुफ्तगू के एक कॉल हुई है, कन्वर्सेशन। 5-10 मिनट की कॉल हुई है हम्म, और उसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, मगर उसमें सब कुछ हो गया। बट हो भी गई। हाँ वो वाली दोस्ती कि जो बगैर कुछ कहे, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं तुझे मिस कर रहा था, तो मैंने कहा यार तुझे क्यों, तेरा क्या हाल है फलाना। वो टूट से पता चल जाता है कि हर चीज़ ठीक है और वो आगे से जो ट्रर करता है उससे भी पता चलता है इधर भी सब कुछ ठीक है। तो ये जो दोस्ती के ना इसकी एक अपनी ज़बान होती है, इसका एक अपना मिजाज होता है, इसमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ट्रू। अच्छा ये बताएं कि कहीं आपने एक्सपेक्ट किया हो कि मेरे इस फेस की वजह से, मेरे नाम की वजह से अम, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कुछ बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा या थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल जाएगी? ह्यूमन नेचर है ना, कभी दिल कर जाता है, बट आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरा वो शख्स, वो इदारा, उस जगह पे, उस महफिल में जहाँ पे आप हो, कभी ऐसा हुआ कि आपने फील किया हो नहीं यार ये मैं समझा मज़ा नहीं, नहीं आपका आया? सवाल नहीं समझा मैं। बीइंग अ सेलिब्रिटी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई माइट गेट अ स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्लेस या स्पेस, बट आपको मिली ना हो वहाँ पे किसी अच्छा महफिल ऐसे में, इसलिए किसी नहीं हुआ जगह कि पे। मैंने कभी अपने आप को ना वो इतना समझा नहीं है वो कि मैं स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करूं। एक्सपेक्टेशंस मैं ज़्यादा रखता भी नहीं हूँ और रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं तो हर तरह के रवैये को एक्सपेक्ट करता हूँ ना, कि अगला बंदा मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रहा। तो इस पे मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसे मौके पे मैं नौजवानों को भी हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि अच्छे अखलाक का मुजाहरा बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बिलखसूस अगर आप सेलिब्रिटी हैं और आपकी बात इम्पोर्टेंस रखती है तो आपने डिस्प्ले करना है, और बेस्ट दुनिया में जो शख्सियत है ना वो आप सल्लम की है कि आप उनके अखलाक को, जैसे सलाम में मैं पहल कर लेता हूँ, कोई मुझे जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, पहचान के जवाब भी ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छा जेस्चर दिया है और सलाम किया है और विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशंस ठीक है। आपको कोई रिस्पेक्ट। लेकिन मेरा ईमान है कि अगर आप लोगों की दिल से रिस्पेक्ट करें और आप नबी के वसल्लम को फॉलो करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी रिस्पेक्ट ना कराएं, करा भी कि आपको इज्जत ना मिले। ट्रू। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी है, ब्रेक का वक्त हो चुका है। दोबारा से ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्रार साहब से पूछेंगे ये बिल्लो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बिल्लो है कौन, और बिल्लो के रोले बहुत पड़े रहे, बिल्लो के बारे में जानेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक जी। हमारे साथ अब्रार साहब मौजूद हैं और अब्रार साहब से इस दफ़ा हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद कि अब्रार साहब ये बिल्लो करेक्टर कहाँ से आया, आपने कैसे क्रिएट किया, क्या सोचा, बिल्लो कौन है? वैसे रैंडम नाम आ गया था जहन में और कोई नहीं है, कोई नहीं था। अचानक से? हाँ क्योंकि बिल्लो वर्ड उसमें अच्छा लग रहा था, संत जाना बिल्लो दे घर।
अब कोई और नाम डाल देता तो लोग कहते वो कौन है, ऐसा था कुछ नहीं। करण अर्जुन साहब को कोई नोटिस भेजा हुआ आपने, लीगल नोटिस, हमारे पड़ोसी मुल्क में? नहीं, उन्होंने जहाँ से गाना लिया है उनको भेजा हुआ मैंने, अच्छा। क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं है इसके। उन्होंने बस उस पर अपने पहले अपलोड कर दिया हुआ था, तो बस इसी को वो समझ रहे हैं कि मेरे पास है राइट्स इसके। तो अक्सर ये बॉलीवुड जो है हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स की कॉपी पैरोडी वो कर लेते हैं, कुछ चेंजिंग कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। तो हमने तो सुना था बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, तो क्या ज़रूरत पेश आती है उनको वो मुझे लगता हमारी है कॉपी उनके क्यों करते हैं? 80-90% सॉन्ग्स जो है ना वो कॉपीड होते हैं। वो असल में मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं, क्रिएटिव वर्क इतना हो नहीं सकता, तो आसान रास्ता अपनाना होता है। एक प्रोड्यूसर को टास्क दिया हो तुमने 10 गाने देने हैं महीने में, तो वो 10 गाने बिठा के अगर वो बैठ के सोचेगा और बनाएगा और हिट गाने, तो वो फिर ये करते हैं कि जो दुनिया के हिट गाने वो निकाल के सामने रखते हैं, उनमें से जो उनको अच्छे लगते हैं वो उठा के शायर को दे देते हैं। जैसे दर्जी को बंदा कपड़ा ला के देता है, वो सी देता है, तो वो शायर उसके ऊपर शायरी बना देता है, चेंज कर देते हैं। अगर शायर ये अच्छी नहीं लगे तो वो उसी तरह उसी गाने को दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक चेंज किया म्यूज़िक वाले को दे के, तो इस तरह गाना पेल दिया। तो मेरे तो 7-8 गाने उन्होंने इस तरह। तो आपकी जो शायरी होती है, क्या आप भी क्या आपको अकेले बैठते हैं, सोचते हैं, आमद होती है? अक्सर शायर कहते हैं ना हमें आमद होती है तो फिर हम लिखते हैं, ऐसे ही तो या चलते फिरते आपको चलते आइडियाज आते फिरते हैं, भी लिख आ लेते हैं? सकता है। रंग रंग चलते फिरते आया था गाड़ी में, अच्छा। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग, बड़ा मज़ा आता। मैं स्टेयरिंग बजा रहा था, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग रंग। मतलब इसको मैं जब गाता था तो मुझे कनेक्टिविटी महसूस होती थी रब के साथ। फिर मैंने कहा मैं क्या इस पे आगे क्या कहूँ, अल्लाह पे प्यार आ रहा था। फिर मैंने कहा तूने अता किया मैंने भुला दिया, अब ये आमद नहीं तो और क्या है। तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र, तूने और दिया देता ही गया मुँह मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया। अच्छा, हर वक्त बंदा मांगता रहता है मुझे और भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरी अगली नज़र सितारों पर फिर भी तो वो सच है ये वाला, प्रीतो सच नहीं है। वो शुगल में बैठ वो के एक लिखा फैंटेसी है। वो एक हम लोग बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं, तो जब भी मैं जीतता था मैं कहता नील है मैं बोलता जा रहा हूँ, तो बड़ा वो रिदम में आ रहा था, हिल प्रीतो में नव्या कर लै। तो मैंने ये बोला ना, तो इदरीस हमारा साउंड इंजीनियर वो कहता है ए गाना बन गया जे। मैं कहा ना कर। अच्छा, ये ऐसे ही बना? हाँ एग्जैक्टली। कहता है वाकई गाना। मैं क्या आर यू श्योर? मैंने कहा प्रीतो में नव्या कर लै। फिर मैंने कहा आगे क्या आता है, काफिया रदीफुन सला कर लै बेबे ना सला कर, तो जोड़ बन के तो उसे गाना। अच्छा, ऐसे ही बन गया। अच्छा, जो आपकी शायरी होती है और जब लिखते हैं या आपकी क्रिएशन होती है ना, तो आपकी अपनी जितनी भी क्रिएशन है उसमें सबसे फेवरेट कौन सी है, रंग रंग जिस पे आपको फख्र महसूस होता है कि यार मैंने क्या कमाल चीज़ लिख दी है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अपने गाने जो है ना ये अपनी औलाद की तरह ही होते हैं। आपको अब बड़ा मुश्किल होता है बताना कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन देन कोई एक आधा फेवरेट होता कोई है? औलाद में से कोई एक बच्चा जो हिट हो जाता है ना, वो उस पर आपको प्यार ज़रूर आता है कि बंदा देखता है इसको कि नच पंजाबन बहुत हिट हुआ, या नच पंजाबन वॉज नेवर माई फेवरेट। मतलब हमने खड़े खड़े ऐसे बना दिया था। मैं कोई और गाना बनाने गया था, मैं कब्जा कर लिया स्टेशन ते मैं गड्डी आप चलावांगा, मेरी साइकिल हौली चलदी सी मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बहिंदे दो बंदे मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइयां दे दांगा, मैं सब नू ऐश करा दांगा। अब ये बना रहा था मैं। अच्छा, ये पूरी कौम को आपने कोई सियासत से रिलेट तो नहीं किया? शायद किया हो। अच्छा। हाँ, मैं झूले माइयां दे दांगा, मतलब अयाशी करा दूंगा ना कौम को। तो मैं ये बनाने के लिए गया, तो वो म्यूजिशियन बना रहा था मेरे साथ, तो मेरा कज़न मेरे साथ था। मैं क्या कैसा है? कहता है इब्रार भाई अच्छा है लेकिन इसमें पंजाबी टच नहीं आ रहा। तो मैंने कहा पंजाबी टच, थोड़ा जे म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच। अच्छा, ये आपके कज़न के उस जुमले से आया जी आइडिया जी आपको? बिल्कुल उसके जुमले। कहता है ए बना लो, वो जो म्यूजिशियन था। और मैंने कहा नहीं यार वो बना। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ
कि मैंने कहा मैं इतनी मेहनत से गाना बना के लाया हूँ, तो कहता है वो गाना ही नहीं अच्छा है, बना लो, एक ही गल हुई। कहता जी तुसी नहीं बनाना तो मैनू दे दो, मुझे याद है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया। हाँ फिर इस तरह। अब थोड़ी सी बात सियासत पे हो जाए, ज़रूर करना चाहेंगे? कर लेंगे। अच्छा, तो ये अचानक से हम क्या समझें कि अबरार साहब ने सियासत को खैर बात कह दिया है, या कुछ अरसे के लिए मैंने प्रेस पॉज दे कॉन्फ्रेंस दिए? में बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं सियासत को फिल वक्त के लिए छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ सियासत, सच पूछे तो मुझे लगता हो ही नहीं रही। अच्छा, हाँ, तो मैं तो तैयार था, सियासत तैयार नहीं। तो जब सियासत ना हो रही हो तो फिर आप सियासत कैसे कर सकते हैं? ये तो कोई सियासत नहीं। लेकिन असल सियासत तो वो नहीं है जब सियासत ना हो रही हो तो आप करें या करना चाहें। देखें, कोई वक्त होते हैं सब्र के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ऐसे वक्त आए। मैं उनकी बात को हतमी समझता हूँ, उनके रवैयों को हतमी समझता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे लिए रोशनी है। उनके अपने लिए शायद ना आते, सुलह हुदैबिया करनी पड़ी, उनके लिए अपने लिए नहीं थे, वो हमारे लिए मशअल राह थे कि हमने कब सुलह हुदैबिया करनी है, कब जंग बदर के लिए तलवार निकालनी है। तो अबरार साहब बहसीत सियासतदान क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के चीदा चीदा मसाइल क्या हैं? कॉन्टीन्यूटी ऑफ गवर्नेंस एक, ठीक है, और एक बहुत ही सेंसिटिव तरीके से एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी विच इज़ रिक्वायर्ड, और उसके बाद इखलाक कौम का, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, ये कुरान का फ़ैसला है। कौम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, ये याद रख लें। मैं तो कहता हूँ कहीं ना कहीं रिसर्च होनी चाहिए कि एक कौम के कितने % लोग जो है वो करप्ट होंगे तो उसका निज़ाम चल सकता है। जहाँ 90% करप्ट हों तो 10% जो है ऑनेस्ट स्ट्रगल करेंगे ना। तो जहाँ वेस्ट में 90% जो है वो कानून को मानते हैं, वो 10% करप्ट हैं, तो वो 10% करप्ट लोगों को सिर्फ स्ट्रगल करनी आपने पड़ेगी। अवाम की बात की है, हमारे यहाँ तो कुर्बानी की ईद है और ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा पे आपको पता है मंडियों में जो जानवरों के साथ भी दांत जिसके 4 हैं तो तोड़ के 2 कर दिए हुए होते हैं, और जिसके होते ही नहीं है उसके 2 पानी पिला पिला के ग्लू वजन के ज़्यादा साथ कर लगा लेते दिए हैं। होते हैं, स्टीरॉयड्स लग जाते हैं। हर जगह हर चीज़ के अनफॉर्चुनेटली ऊपर। मैं कहता हूँ जो लैंड क्रूज़र वाला है वो करोला के लिए इस्टेब्लिशमेंट है, करोला वाला सुजुकी वाले के लिए, वो रिक्शे वाले के लिए। मैंने मिसाल दी थी पिछले दिनों, मैंने इधर बरकी पे ज़मीन ली थी पहले 3 एकड़, वो मैंने उधर बूटे को ला के रख दिया कि मैंने कहा बूटा एक माड़ा बंदा था फैमिली के साथ, मैंने कहा तुम इधर ज़रा देखभाल कर लेना। कहता ठीक है सर जी। तो वो उसको जब मैंने ज़मीन को बेचा तो मैंने कहा बूटे यार वो आ रहे हैं, उनको कब्ज़ा दे देना। कहता मैं थोड़े नाल मिल के गल करनी है। मैं कहा अच्छा आ जा। आ गया। कहता सर गल ये कि तुसी तो ज़मीन वेच दी है। मैं क्या कहता हुण मैं जाना तो जिन्हें लईए वो जाने, तुसी विचों बाहर निकल जाओ। अच्छा, ज़मीन तो मेरा कब्ज़ा है। यानी बूटा इस्टेब्लिशमेंट बन गया। फिर मैंने DIG को फ़ोन किया और फिर मैं इस्टेब्लिशमेंट बन गया। मतलब मैंने बूटे के लिए यहाँ तक किया कि मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ना छोटा सा, एक तुम्हें ओवरनाइट में डिस्प्लेस नहीं करना चाहता, किराए का मकान ले लिया, बच्चों को वहाँ ले जाओ, 2-3 महीने रहो, बूटा साहब ने कहा इधर अब कोई मेरे पैसा बूटे नहीं। लगेंगे आगे ज़मीन से पे। जवाब सुनना। मैंने कहा तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे इस घर के, तुम आराम से अपनी कोई और जगह तलाश कर लेना, फिर चले जाना। तो आगे से जवाब ये था सर बच्चों नूं ना खुली जगह ते रहने की आदत पै गई है, छोटे जे घर च असीं की करा। ये मैं आपको एक खेत मजदूर की बात कर रहा हूँ, जिसको मौका मिलता है ना वो कब्ज़ा करना चाहता है। तो मेरे भाई अल्लाह का फ़ैसला तो यही है ना कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर ज़रूर झांकना पड़ेगा। हम रेड की बात कर लें, हम करप्शन की बात करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। आप देख लें, आप फ्रूट खरीदने के लिए लेके जाएं, स्टिकर लगा होगा। आम का सीज़न है आजकल, आप आम खरीद लीजिए। पता नहीं आप जाते कभी रेडी से आपने आम तरबूज खरीदा? के अंदर लाल रंग के स्टिकर लगाते टीके, हैं जहाँ से खराब हुआ होता है। तरबूज के अंदर शीरा डाल के वो लाल कलर के साथ इंजेक्शन अच्छा, वो लगाते बड़ी हैं। कंट्रोवर्सी फैली है तरबूज, और उन्होंने बड़ा इस पे एहतजाज किया। और फैसलाबाद के जो आड़ती हजरात हैं उन्होंने नोटिस भी भेज दिया है वो यूट्यूबर साहब को। उन्होंने कहा कि अगर इंजेक्ट करें तो तरबूज की शेल लाइफ 2-3 घंटे से ऊपर रहती नहीं, ख़राब हो जाता नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी उस तरह वो करते हैं होता है।
और फिर क्या करेंगे, ऊपर लाल रंग की लाइट लगा देते हैं तो जो रात के वक्त उसके ऊपर पन्नी लगा के वो फ्रूट का कलर बदल जाता है। ट्रू। बंदा घर जाके देखता है उसका कलर ही कुछ और। देखो आज हम जापान की ऑक्शन शीट पे गाड़ी खरीद लेते हैं, 2 करोड़ रुपया फ़ोन पे कहते हैं भिजवा दो मैनेजर को, जापान की ऑक्शन शीट, मुलाकात के बगैर, ठीक है? गाड़ी देखे बगैर। ये हमारा इस्लामी तरीका है जो उन्होंने अपनाया है। काश हम लोग ये अपना लेते कि हमारी ऑक्शन शीट पे कोई, वो कहते हैं अच्छा आम है 4 दफ़ा देख लें, लेबॉर्ट्री में चेक कराओ इसको, फिर भी पता चलता है कुछ ना कोई इन्होंने गड़बड़ की होगी। इसलिए हमारी ट्रेड नहीं होती, हर चीज़ के पीछे 2 नंबरी हमारी मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ यही शिकायत है कि यार पाकिस्तानी मजदूर काम नहीं करते, कम जवान दी मौत है, इधर ये माकूला फेमस है। ट्रू। तो ये बरवार साहब, तकलीफ वाली बात है। बातचीत का दिल नहीं कर रहा कि ख़त्म हो सिलसिला, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी चाह रहे होंगे मज़ीद गपशप वो सुने। अनफॉर्चुनेटली वक्त ख़त्म हो चुका है और महदूद वक्त की वजह से इतनी बातचीत ही हो सकती थी। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अगर आप हमारे नाजरीन के लिए ईद का कोई मैसेज दे दें अच्छा सा। बस ईद का मैसेज यही है कि जिससे नाराज़ हैं आप मान जाएं, जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश करें और गोश्त शेयर करें, बिकॉज़ अभी तो लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत ही कम हो गई। एक तो बहुत कम लोग कुर्बानी कर रहे हैं, फिर वो कुर्बानी करके ना फ्रीज़र में ठूस के भरते हैं। ये वक्त है उन लोगों तक शेयर करने का जो आपको पता है साल में कोई 1-2 दफ़ा गोश्त खाने का मिलता है। बिलखुसूस जैसे नारोवाल जाई टाइप इलाके, हमें तो पता है वो फिर माएँ आती हैं कम वज़न के बच्चे पैदा करती हैं, वो फौत हो जाते। 1 किलोग्राम का बच्चा मतलब हमारे हॉस्पिटल में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वेंटिलेटर्स हैं, हर जगह तो नहीं करेगा। सो प्लीज़ लोगों को गोश्त बांटें भी ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे। थैंक यू सो मच अबरार साहब, थैंक यू सो मच।